नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, इजराइल इस वक्त बहुत मुश्किल जंग से जूझ रहा है, लड़ रहा है। हमास के आतंक के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। हिजबुल्ला और हूती के बाद अब ईरान में भी सीधी जंग चल रही है। इजराइल के सैनिक साउथ लेबनान में जमीनी अभियान पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हिजबुल्ला लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। इजराइल ने 60 हिजबुल्ला के लड़ाकों के मारने का दावा किया है। हिजबुल्ला ने 2 दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इजराइल ने सीरिया में भी एक बड़ा आतंकी हमला किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि नसरुल्लाह के दामाद को मार गिराया। आखिर इजराइल सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर क्या दावा किया, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताने समझाने की कोशिश करूंगा। इजराइल का पूरा फोकस अभी लेबनान से लेकर सीरिया तक बना हुआ है। लेबनान पर इजराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं। जमीन से आसमान तक इजराइल का ऑपरेशन लेबनान चल रहा है। अब ईरान की बारी है। कभी भी ईरान में बारूदी जलजला आ सकता है। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल दागकर इस जंग में एक नया फ्रंट खोल दिया है। फिलहाल इजराइल ने ईरान पर पलटवार नहीं किया है, लेकिन इसके लिए तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बैठक पर बैठक हो रही है, धमकी पर धमकी दी जा रही है और हमला कभी भी हो सकता है। सवाल यह है कि क्या यह युद्ध महायुद्ध का ट्रेलर है? क्या ईरान का इजराइल पर हमला अब और ज्यादा खतरनाक तरीके से मुड़ रहा है? क्या यह लड़ाई ऑटोमेटिक मोड़ तक पहुंच जाएगी? मैं आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। ईरान, इजराइल, मिडिल ईस्ट के 2 मुल्क युद्ध लड़ने के लिए लगातार बेचैन। दोनों के बीच वार पलटवार का दौर सिलसिला चल रहा है। ईरान तो इजराइल के निशाने पर है ही, इसके साथ ही लेबनान और सीरिया भी लगातार उसके टारगेट पर है। इन 3 मुल्कों में इजराइल जमकर तबाही मचा रहा है और बढ़ते तनाव के बीच यह जानना भी जरूरी है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश किसके साथ खड़े हैं। अगर आने वाले वक्त में आमने सामने की जंग हुई तो कौन सा देश किस पर भारी पड़ने वाला है, किसकी सेना में कितना दम है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मिडिल ईस्ट में जंग के बादल और गहराते जा रहे हैं। तेल अवीव से लेकर तेहरान तक वार पलटवार की रणनीति तैयार हो रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बेरूत पर इजरायली हमले जारी हैं, तो यमन में मिसाइलें अलर्ट मोड पर है। मिडिल ईस्ट में आधा दर्जन देशों पर जंग और उससे होने वाली तबाही का खतरा मंडरा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह महायुद्ध का ट्रेलर है? क्या ईरान का इजराइल पर हमला और ज्यादा भयानक जंग की तरफ बढ़ रहा है? क्या यह लड़ाई एटॉमिक मोड़ पर पहुंच जाएगी? मिडिल ईस्ट के हालात काफी ज्यादा तनाव से गुजर रहे हैं। बारूदी बारिश हो रही है। इजराइल ने अपने लोगों को बचाने के लिए मिसाइल रॉकेट का मुंह दुश्मनों की तरफ मोड़ दिया है। अपनी सेना को यह समझा दिया है कि दुश्मनों को चुन चुन कर मारना है। इसकी झलक भी दिख रही है। ईरान के 200 मिसाइलों से हमले के बाद इजराइल ने अभी तक ईरान से बदला तो नहीं लिया, लेकिन लेबनान से लेकर सीरिया तक
इजरायली सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजरायली सेना ने एक दावा किया। वो दावा क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा किया है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया, जिनमें करीब 60 लड़ाके मारे गए। आईडीएफ ने जारी बयान में यह बताया कि रात भर में साउथ लेबनान के विंट जोविल के टाउन हॉल में छिपे हिजबुल्लाह के करीब 15 लड़ाके इजरायली हमले में मारे गए। इजरायल का यह दावा है कि टाउन हॉल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह हथियारों को रखने के लिए करता था। इसके अलावा इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह लड़ाकों के एक ग्रुप पर भी ड्रोन अटैक किया है। आईडीएफ ने बताया कि गुरुवार की सुबह दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों ने सैनिकों पर जमकर गोलियां बरसाई, जिसके बाद उन पर ड्रोन अटैक किया गया। इस ड्रोन अटैक में दोनों लड़ाके मारे गए। आईडीएफ का कहना है कि रमीम रिज इलाके में भी हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। ये वो लड़ाके थे जिन्होंने इजराइल पर मिसाइलें दागी थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लेबनान के अलावा इजरायली सेना का ऑपरेशन इंतकाम सीरिया में भी चल रहा है। सीरिया में भी इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर के मारे जाने का दावा किया है। इजरायली सेना ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क के हवाई हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई, ऐसा दावा किया गया। उसके साथ 2 और लोग मारे गए। इजरायल ने 27 सितंबर को बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया था और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को भी धुआं धुआं कर दिया गया था। इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत हो गई थी। नसरुल्लाह के अलावा उसकी बेटी जैनब भी इस हमले में मारी गई है और इजरायल ने नसरुल्लाह के दामाद को भी मार गिराने का दावा किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ईरान ने इजराइल पर हमला करके सीधे सीधे जंग का ऐलान कर दिया। एक के बाद एक 200 मिसाइल दागकर ईरान ने जंग का नया मोर्चा खोल दिया, तो मिडिल ईस्ट में जंग का एक और फ्रंट बढ़ गया। जिस तरीके से ईरान में मिसाइल दागकर इजराइल को दहलाया है, उसी तरीके से इजराइल ईरान में तबाही मचाकर बदला लेगा और यह बदला कितना खौफनाक होगा, इसका ट्रेलर लेबनान में दिख चुका है। महज कुछ दिनों में ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के सारे टॉप कमांडरों को मार गिराया। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर से लेकर कई ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया। फिर भी जमीन से आसमान तक इजराइल का ऑपरेशन लेबनान जारी है। अब ईरान की बारी है। कभी भी ईरान में बारूदी जलजला आ सकता है और इजराइल के आर्मी चीफ ने कह दिया कि उनकी सेना मिडिल ईस्ट में कहकर कहीं भी हमला कर सकती है। इससे पहले नेतन्याहू की भी चेतावनी आ चुकी है। नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा था, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। उन्होंने सुनिए क्या कुछ कहा था। I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Mohammed Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. इजराइल के प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे। नेतन्याहू वही कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं जहां इजराइल नहीं पहुंच सकता। यानी संदेश साफ है कि सीधे सीधे ईरान को चेतावनी है,
इजराइल की तरफ से लगातार ऐसी धमकी दी जा रही है, तो ईरान भी कह रहा है कि इजराइल ने कुछ भी किया तो अंजाम बुरा होगा। ईरान ने आखिर क्या धमकी दी है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। ईरान ने कहा है कि यह हमला ईरानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया गया है। नेतन्याहू को समझ जाना चाहिए कि ईरान लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन किसी भी खतरे के खिलाफ खड़ा है। यह हमारी ताकत का एक छोटा सा नमूना है। ईरान के साथ लड़ने की सोचना भी मत। यानी दोनों देश सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से जंग की कहानी लिखी जा चुकी है। लेबनान के बेरूत में मिसाइल दागकर इजराइल ने नसरुल्लाह को मार डाला। तब यह मिडिल ईस्ट के देशों में तनाव काफी ज्यादा गहराया था। हालात ऐसे हो गए कि परमाणु युद्ध की आहट तक होने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान ने परमाणु युद्ध की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल बिल्कुल भटक चुका है, फिर भी ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले का समर्थन नहीं करता है। साथ बैठकर बातचीत का वक्त है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका लगातार इजराइल को समर्थन कर रहा है। ईरान के खिलाफ G7 देशों ने पाबंदी का मन बना लिया। बैठक में G7 के नेताओं ने ईरान के हमले की कड़ी निंदा की है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव के हालात हैं, उससे पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल लगातार बढ़ा हुआ है। आखिर इस जंग से दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है और हिंदुस्तान पर इसका क्या असर होगा, मैं आपको एक्सपर्ट की जुबानी सुनाता हूं। आप सुनिए कि इस पूरे मामले को लेकर एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं। ये बहुत खतरनाक युद्ध है वहां पर। अगर रीजनल वॉर है, आप याद रखना इजराइल के पास है न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। अगर उन्होंने कल भी यूज टेक्निकल न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के ऊपर यूज भी कर सकता है, या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑफ सिविलियन यूज, ईरान भी अटैक हो रहा है तो ईरान विल रिटेलिएट। उसका दैमूमा जो न्यूक्लियर थे, अभी इजराइल के पास एक 100 कम से कम 100 न्यूक्लियर हेड्स है। अगर कल का किसी में अटैक भी कर रहा है इजराइल के इंस्टॉलेशन में, वी विल ऑल सफर। तो नोबडी वांट वॉर। ये बंद करना चाहिए हर हालत में। इंटरनेशनल कम्युनिटी जिम्मेदारी है उसके लिए, रुकने के लिए, हर हालत में रुकने के लिए, और आप टेबल में बैठने के लिए बातचीत करो, खत्म करो। देयर हैज टू बी पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल नहीं हो रहा है, मिलिट्री सोल्यूशन हल का कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया सबसे नंबर 1 सफर हो रहा है। अगर ये कल का ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो रहा है या रेड सी बंद हो जाएगी, तो इंडिया में कहां से 80 लाख हिंदुस्तान वाले लोग में GCC देश में बैठे हैं, तो कहां से लोग कहां आएंगे? ये बहुत परेशानी हो। और दूसरी बात, इंडियन ऑयल सिक्योरिटी है, इंडियन फूड सिक्योरिटी भी है, सफर हो रहा है। इसलिए इंडिया प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए, पुट प्रेशर ऑन बोथ साइड। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर कई इमरजेंसी मीटिंग हो चुकी है। अब इस मीटिंग की ब्रीफिंग भी इजराइल के प्रधानमंत्री को दी जाएगी, जिसके बाद से हमले को अंजाम दिया जा सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ईरान पर हमले के, इजराइल के हमले का दायरा क्या हो सकता है, इस पर लगातार बातचीत हो रही है। और क्या गाजा, लेबनान की तरीके से ईरान में भी कोई बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है, या फिर एक हमले में ईरान को बैकफुट पर लाने की कोशिश की जाएगी? यह साफ हो चुका है, यह जंग दोनों ही देशों के अस्तित्व के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इजराइल ने जो प्लानिंग की है उसके मुताबिक ईरान में 4 चरणों में ईरान पर हमला किया जा सकता है। क्या इजराइल का प्लान, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। पहले चरण में ईरान के 3 ठिकानों को खत्म करने की प्लानिंग है, जिसमें तेल के ठिकाने हैं, हथियारों के ठिकाने हैं,
मिसाइलों की लॉन्चिंग की साइट्स। इसके अलावा दूसरे चरण में ईरान के नेवल बेस तबाह किए जाएंगे। इसके साथ ही समुद्र में तैनात युद्धपोत पर भी हमला हो सकता है। और तीसरे चरण में ईरान में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है और इस ऑपरेशन की कमान मौसाद के पास रहेगी। और आखिरी चरण में यानी चौथे चरण में ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला किया जा सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर ईरान पलटवार करता है तो नेतन्याहू लगातार अमेरिका के संपर्क में, अपने दम पर यह जानकारी नेतन्याहू अमेरिका को देते हैं। ईरान के पलटवार हो सकता है, अमेरिका और इजराइल ज्वाइंट ऑपरेशन भी कर सकता है, ऐसी भी उम्मीद की जा रही है। और जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तबाही आ सकती है, क्योंकि इस जंग में अगर अमेरिका सीधे तौर पर उतरा तो ईरान के समर्थन में कई देश आएंगे, तब जंग और ज्यादा खतरनाक रुख अख्तियार कर लेगी। मिडिल ईस्ट में करीब आधा दर्जन देश इसका खतरा मंडरा सकते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि किन किन देशों में युद्ध की धमक सुनाई दे सकती है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। इस जंग में केंद्र में इजराइल और इजराइल के साथ मजबूती से एक साथ खड़ा अमेरिका है। वहीं जंग के दूसरे पक्ष को लीड कर रहा है ईरान। ईरान इस जंग को लड़ रहा है हमास फिलिस्तीन के लिए, हिजबुल्लाह लेबनान के लिए। ईरान के साथ जंग के मोर्चे पर सीरिया और यमन भी खड़े। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमलों के साथ इस जंग की शुरुआत हुई थी और एक साल बाद भी युद्ध की आग कम होने की वजह और ज्यादा तेज होती जा रही है। हर दिन इस युद्ध में नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही यह युद्ध महायुद्ध में लगातार तब्दील होता जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान इजराइल में अब आमने सामने की जंग के हालात बन रहे हैं। कभी भी ये दोनों देश आमने सामने आ सकते हैं, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में बारूदी घमासान शुरू हो जाएगा। इजराइल और ईरान दोनों ही मिडिल ईस्ट के बेहद खास देश हैं और इसकी सैन्य शक्तियों की तुलना करने पर पता यह चलता है कि दोनों देशों के पास आधुनिक हथियार है। इजराइल हो या फिर ईरान, किसकी सेना में कितना दम है, मैं आंकड़ों के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। रक्षा बजट के मामले में ईरान इजराइल से काफी पीछे है, लेकिन सक्रिय सैनिकों की तादाद में ईरान इजराइल से काफी ज्यादा आगे है। और यह जंग आगे चलकर ईरान बनाम इजराइल हुआ तो कौन ज्यादा ताकतवर होगा, कौन किस पर भारी पड़ सकता है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। समझिए कि कौन सा देश भारी है। इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 5,75,000 सैनिक हैं। सैनिकों के मामले में ईरान आगे है और रिजर्व सैनिकों की बात करें तो इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। रिजर्व सैनिकों के मामले में इजराइल आगे है। इजराइल के पास 2,200 टैंक मौजूद है, जबकि ईरान के पास 4,071 टैंक मौजूद हैं। लड़ाकू विमान की बात करें तो इजराइल के पास 612 लड़ाकू विमान है, जबकि ईरान के पास 551 लड़ाकू विमान है। इजराइल के पास 67 युद्धपोत, जबकि ईरान इस मामले में काफी आगे है और ईरान के पास 101 युद्धपोत है। फाइटर जेट में इजराइल आगे है। इजराइल के पास 241 मौजूद है, जबकि ईरान के पास 186 फाइटर जेट मौजूद है। इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर है,
जबकि ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर ही हैं। डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो इजराइल के पास 39 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट, जबकि ईरान के पास 23 अटैक क्राफ्ट मौजूद हैं। ये दोनों देशों की ताकत है जो सैन्य मैंने आपको दिखाई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ईरान और इजराइल दोनों ही देशों के पास अपनी अपनी ताकत है। तकनीकी के मामले में इजराइल काफी ज्यादा आगे है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसके आयरन डोम और डेवियस स्टील जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है। ये लॉन्ग रेंज से छोटी दूरी की मिसाइल है, रॉकेट और ड्रोन को हवा में मार गिराने का दम रखते हैं। इजराइल के पास 1200 से ज्यादा तोपखाने, कई लॉन्च रॉकेट सिस्टम, स्मार्ट बम जैसे हथियार मौजूद हैं। और इजराइल इन हथियारों का टारगेट अगर एक बार सेट कर दिया गया तो इसका निशाना चूकना मुश्किल है। वहीं ईरान का सबसे बड़ा घमंड उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और दोनों देश किसी से भी कम नहीं है। ऊपर से दोनों देशों के पीछे ताकतवर देशों का हाथ है। एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस और चीन जैसे देश हैं। अगर ईरान और इजराइल में आमने सामने की जंग हुई तो तबाही होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिस तरीके से जंग चल रही है उससे आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट के कई देशों में जंग छिड़ सकती है। कोशिश यह होनी चाहिए कि जंग रुकनी चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं है और बातचीत से मसले को सुलझाना चाहिए। जंग से आज तक किसी का कोई हल नहीं निकला है। इसीलिए लगातार हिंदुस्तान भी ये बार बार कहता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, बातचीत से रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन ये दोनों देश अपनी नाक की लड़ाई में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। इसीलिए इस जंग का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।